आए है कि कितने एचपी के मोटर में कौन सी एम्पेयर रेटिंग का ओवरलोड रिले यूज करना चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, लेकिन ध्यान से सुनिए भी, क्योंकि एक एक वर्ड आपके लिए बहुत काम की है। बिल्कुल। और आज का ये जो डिस्कशन होने वाला है ना, ये सच में बहुत डीप जाएगा। हाँ, क्योंकि आज हमारे टेबल पर टेक्निकल इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, मैन्युफैक्चरर की डेटा शीट्स हैं और इलेक्ट्रिकल कोड्स का एक लंबा चौड़ा स्टैक रखा हुआ है। सही कहा आपने। तो हमारा मकसद सिर्फ इन टेबल्स को एक एक करके पढ़ना नहीं है, बल्कि इन नंबर्स के पीछे जो साइंस छुपी है ना, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को चलाती है, हमें उसको समझना है। एग्जैक्टली क्योंकि देखिए किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को अगर ध्यान से देखा जाए तो वहाँ मोटर एक दिल की तरह होती है। सही बात है, एक मोटर सिस्टम का हार्ट होती है। और अगर मोटर ओवरहीट होकर जल गई तो सिर्फ एक कंपोनेंट खराब नहीं होता, वहाँ पूरी प्रोडक्शन लाइन रुक जाती है। हाँ, और उससे हजारों लाखों का नुकसान होता है। इसलिए मोटर प्रोटेक्शन का ये जो मुद्दा है ना, ये इतना गंभीर है। मैं एज अ होस्ट आज कोशिश करूंगी कि इन सभी टेक्निकलिटीज को हम आसान भाषा में समझें। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स और टेबल्स को समझने का जो बेस है या फाउंडेशन कह लीजिए, वो सिर्फ 3 बेसिक पिलर्स पे टिका हुआ है। 3 पिलर्स? अच्छा। हाँ, मोटर और ओवरलोड रिले, जिसे हम फील्ड में कॉमनली OLR कहते हैं। तो इस पूरे मैकेनिज्म को डिकोड करने के लिए सबसे पहले हमें मोटर रेटिंग को समझना पड़ता है। मतलब उसकी एचपी या किलोवाट पावर। बिल्कुल, इसे एचपी यानी हॉर्स पावर या फिर केडब्ल्यू यानी किलोवाट्स में मापा जाता है। फिर दूसरा पिलर आता है FLC यानी फुल लोड करंट। FLC, ठीक है। और तीसरा है OLR रेंज, यानी वो एम्पियर का ब्रैकेट जिसमें हम रिले को प्रैक्टिकली सेट करेंगे। अच्छा, अगर इन डॉक्यूमेंट्स पे नजर डालें ना, तो HP और KW दोनों का कन्वर्जन यहाँ दिया गया है। जैसे 7.5 HP लगभग 5.5 किलोवाट के बराबर दिखाया गया है। हाँ, वो स्टैंडर्ड कन्वर्जन है। लेकिन मुझे लगता है मैथमेटिकल कंफ्यूजन से बचने के लिए हम अपना पूरा फोकस आज HP और FLC पर ही रखते हैं। ये सही अप्रोच रहेगी। यहाँ एक सवाल उठता है मेरे दिमाग में, ये जो फुल लोड करंट या FLC है, ये एग्जैक्टली क्या है? मतलब क्या ये वो करंट है जो मोटर स्विच ऑन होती हमेशा ड्रॉ करती रहती है? नहीं, देखिए यहीं पर सबसे बड़ी टेक्निकल मिसअंडरस्टैंडिंग होती है लोगों को। FLC वो करंट बिल्कुल नहीं है जो मोटर हमेशा लेती है। ओह, ऐसा नहीं है? नहीं, एक मोटर तभी ज्यादा पावर ड्रॉ करेगी जब उस पे लोड बढ़ेगा। तो जब मोटर पर उसका मैक्सिमम मैकेनिकल लोड डाला जाता है ना, उस वक्त वो जो मैक्सिमम सेफ करंट ड्रॉ करती है, हाँ। उसे हम FLC कहते हैं। अच्छा, तो वो मैक्सिमम लिमिट है। हाँ, ये मोटर की एक्सट्रीम सेफ लिमिट होती है। हाँ। उसके आगे बढ़ने पर मोटर ओवर स्ट्रेस होने लगती है और हीट अप होने लगती है। तो इसका मतलब FLC एक तरह की बाउंड्री लाइन हो गई। एकदम सही। इसके लिए इन इंजीनियरिंग गाइडलाइंस में एक काफी सख्त नियम दिया गया है। वो नियम क्या है? नियम यह है कि OLR की रेंज कभी भी रैंडम नहीं हो सकती। आप कुछ भी उठाकर नहीं लगा सकते। हाँ, वही तो। उस रिले का सिलेक्शन हमेशा मोटर के फुल लोड करंट के बिल्कुल आसपास ही होना चाहिए। आसपास मतलब कितना आसपास? और इस आसपास का ना एक बहुत ही स्पेसिफिक मैथमेटिकल ब्रैकेट होता है। सोर्स डेटा ये मैंडेट करता है कि OLR को हमेशा FLC के 100% से लेकर 110% के बीच ही सेट करना होता है। वेट, रुकिए, ये लॉजिक थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है मुझे। कैसे? देखिए, अगर FLC मोटर की मैक्सिमम सेफ लिमिट है, मान लीजिए 40 एम्पियर, तो हम OLR को 40 एम्पियर्स यानी 100% पर कट ऑफ करने के बजाय 110% यानी 44 एम्पियर तक क्यों अलाउ कर रहे हैं? अच्छा सवाल है। क्या हम जानबूझकर उस मशीन को उसकी कैपेसिटी से ज्यादा पुश नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए इसमें एक मैकेनिकल रियलिटी को समझना पड़ेगा हमें। वो क्या? किसी भी इंडस्ट्रियल सेटअप में लोड बिल्कुल परफेक्टली कांस्टेंट नहीं होता है कभी। हाँ, अप डाउन तो होता रहता है। बिल्कुल। कभी वोल्टेज में हल्का सा डिप आ जाता है, या जिस मशीन को मोटर घुमा रही है उसमें एक माइक्रो सेकंड के लिए कोई मैकेनिकल फ्रिक्शन आ जाता है। ओह, जैसे कोई रुकावट आ गई अचानक। सही कहा। ऐसे में करंट अचानक से एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए 40 एम्पियर से बढ़कर 41 या 42 एम्पियर तक चला जाता है। अच्छा। तो अब OLR के अंदर बायोमेटालिक स्ट्रिप्स होती हैं जो करंट फ्लो की हीट से बेंड होती हैं और सर्किट को ब्रेक करती हैं। ठीक है। तो अगर हमने सेटिंग स्ट्रिक्टली 100% पर फिक्स कर दी ना, तो इन माइनर माइक्रो फ्लक्चुएशंस की वजह से रिले हाइपर सेंसिटिव हो जाएगा और वो बार बार ट्रिप करने लगेगा। ओह, जिसे हम फील्ड में
न्यूसेंस ट्रिपिंग कहते हैं। एग्जैक्टली, न्यूसेंस ट्रिपिंग। मतलब मोटे एक्चुअल में किसी खतरे में नहीं है, लेकिन उस गार्ड ने पैनिक होकर पूरी प्रोडक्शन लाइन ही रोक दी। एग्जैक्ट, वही होता है। तो वो जो 10% का एक्स्ट्रा मार्जिन है ना, वो उस बायोमेटालिक स्ट्रिप को एक थर्मल बफर देता है। समझ गई। क्योंकि मोटर की कॉपर वाइंडिंग्स में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो कुछ सेकंड्स के लिए उस 10% ओवरलोड की हीट को सेफली बर्दाश्त कर सकें बिना उनका इंसुलेशन डैमेज हुए। अच्छा, तो वो 10% सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। हाँ, इसलिए 40 एम्पियर के एफएलसी के लिए 100% हुआ 40 एम्पियर और 110% हुआ 44 एम्पियर। तो पैनल इंजीनियर को स्क्रू ड्राइवर लेकर ओएलआर का फिजिकल डायल एग्जैक्टली 40 और 44 एम्पियर के बीच में एडजस्ट करना होता है। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो काफी क्लियर है। अगर इंजीनियर ने मार्जिन 100% से कम रखा तो सिस्टम बात बात पर ट्रिप होगा और फैक्ट्री का आउटपुट 0 हो जाएगा। सही। लेकिन अगर किसी ने सोचा कि यार इस बार बार ट्रिप होने के झंझट को ही खत्म कर देते हैं और उसने ओएलआर की सेटिंग बढ़ाकर 130% या 140% पर कर दी, तब मोटर के अंदर फिजिकली क्या होगा? उस सिचुएशन में ओएलआर पूरी तरह से अंधा हो जाएगा सिस्टम के लिए। अंधा हो जाएगा? हाँ, मान लीजिए मोटर पर सच में ओवरलोड आ गया है और वो कंटिन्यूअसली 48 एम्पियर ड्रॉ कर रही है, जबकि लिमिट 40 थी। ठीक है। ओएलआर को लगेगा कि 130% के हिसाब से तो सब कुछ ठीक चल रहा है और वो ट्रिप नहीं करेगा वहां। ओह बाप रे। इसके नतीजे में मोटर के अंदर की जो कॉपर वाइंडिंग्स हैं वो बेहद गर्म होने लगेंगी और एक पॉइंट आएगा जब वायर्स के ऊपर का वार्निश और इंसुलेशन पूरी तरह मेल्ट हो जाएगा। और फिर शॉर्ट सर्किट। बिल्कुल, वायर्स आपस में शॉर्ट होंगी और मोटर पूरी तरह से जल जाएगी। यही कारण है कि इन टेबल्स में दिए गए ब्रैकेट्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना इक्विपमेंट के लिए लाइफ एंड डेथ का सवाल होता है। बाप रे। तो इस थर्मल लिमिट और 110% के रूल को ध्यान में रखकर अब हम ना इन मास्टर टेबल्स का थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। हाँ जरूर। अगर इन नंबर्स को सिर्फ एक लाइन से पढ़ने के बजाय हम इसमें पैटर्न्स ढूंढे ना, तो एक काफी इंटरेस्टिंग चीज दिखती है। यहाँ शुरुआती छोटी मोटर्स का डेटा देखते हैं, चलिए। ठीक है। यहाँ 7.5 HP की मोटर है जिसका FLC 11 एम्पेयर लिखा है और एक 10 HP की मोटर है जिसका FLC 14 एम्पेयर है। हाँ। अब इन दोनों मोटर्स की कैपेसिटी अलग है, इनका करंट ड्राइंग भी अलग है, लेकिन इन दोनों के आगे जो OLR रेंज प्रिस्क्राइब की गई है वो एकदम सेम है। मतलब 9 से 15 एम्पियर की रेंज। ये ओवरलैपिंग क्यों है? ये ओवरलैपिंग रेंज इसलिए होती है क्योंकि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हमेशा मास मैन्युफैक्चर होता है। अच्छा। हर एक स्पेसिफिक मोटर के लिए एक अलग फिक्स्ड रिले डिजाइन करना इकोनॉमिकली और लॉजिस्टिकली इम्पॉसिबल है किसी भी कंपनी के लिए। हाँ, कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी उससे। सही बात है। इसलिए 9 से 15 एम्पियर का एक यूनिवर्सल हार्डवेयर ब्लॉक बनाया जाता है जिसमें एडजस्टेबल डायल होता है। ठीक है, समझ रही हूँ। तो जब उस हार्डवेयर को 7.5 HP मोटर पर लगाया जाता है तो इंजीनियर उसका डायल 11 एम्पियर और 12.1 एम्पियर, जो कि उसका 110% मार्जिन है, उसके आसपास लॉक कर देता है। और जब वही सेम रिले 10 HP मोटर पर लगता है तो इंजीनियर डायल घुमाकर उसे सीधा 14 एम्पियर की सेटिंग पर फिक्स कर देता है। क्या बात है। मतलब एक हार्डवेयर, मल्टीपल एप्लीकेशंस। बिल्कुल। ये पैटर्न थोड़े बड़े मोटर्स में भी लगातार फॉलो हो रहा है। जैसे टेबल में देखो तो 12.5 HP की मोटर जिसका FLC 18 एम्पियर है और 15 HP की मोटर जिसका FLC 21 एम्पियर है। इन दोनों के लिए हम एक स्टेप ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं इस टेबल में। हाँ, नेक्स्ट ब्रैकेट में यहाँ 14 से 23 एम्पियर का OLR यूज किया जाता है इन दोनों के लिए। ये स्केलिंग काफी स्मूथ लग रही है मुझे। और जैसे जैसे आप मीडियम स्केल मोटर्स की तरफ बढ़ेंगे, ये ब्रैकेट्स और भी ज्यादा वाइड और थोड़े फॉरगिविंग हो जाते हैं। जैसे 20 HP मोटर का करंट होता है 28 एम्पियर, तो उसके लिए 20 से 33 एम्पियर की रेंज काम आती है। ठीक है। लेकिन इसके तुरंत बाद जो ब्रैकेट आता है वो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कॉमन और वर्सेटाइल माना जाता है पूरे प्लांट में। अच्छा, वो कौन सा है? एम्पियर है। फिर 30 HP जिसका करंट 40 एम्पियर है और 35 HP जिसका करंट 47 एम्पियर है। 3 बड़ी मोटर्स एक ही रिले में। हाँ, इन तीनों हेवी ड्यूटी मशीन्स को कवर करने के लिए सिर्फ एक सिंगल OLR रेंज का उपयोग किया जाता है और वो है 30 से 50 एम्पियर का ब्रैकेट। अगर आपको ऐसे पावरफुल वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि यहाँ नॉलेज सिर्फ बताई नहीं जाती, समझाई जाती है। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है। तो हम देख रहे हैं कि एक अकेला
30 से 50 एम्पियर का कंपोनेंट कितने बड़े वेरिएशन को, लगभग 12 एम्पियर के स्पैन को बड़ी आसानी से हैंडल कर लेता है बिना सिस्टम प्रोटेक्शन को कॉम्प्रोमाइज किए। सही कहा। लेकिन जैसे हम मीडियम से निकलकर लार्ज मोटर्स की टेरिटरी में घुसते हैं, वहाँ स्टेक्स कंप्लीटली बदल जाते होंगे, है ना? जैसे 40 HP से लेकर 75 HP तक के जो दानव मोटर्स होते हैं, वहाँ तो थोड़ी सी एरर भी कैटास्ट्रॉफिक हीट जनरेट कर सकती है। वहाँ करंट सच में इतने मैसिव होते हैं कि थर्मल स्ट्रेस का मार्जिन ऑफ एरर ना के बराबर होता है। बाप रे। इन तीनों बड़ी मोटर्स के लिए सोर्स टेबल एक काफी सख्त ब्रैकेट डिक्टेट करती है, जो कि है 45 से 75 एम्पियर की OLR रेंज। अच्छा। यहाँ एक एम्पियर पर हजारों वाट्स का फर्क पड़ता है हीट में। अगर वहाँ इंजीनियर से डायल की सेटिंग थोड़ी भी ऑफ हुई तो या तो फैक्ट्री रुकेगी या फिर पैनल में आग ही लगेगी। सीधी बात है। और इस लिस्ट के सबसे एक्सट्रीम एंड पर जो मोटर्स हैं, उनका करंट ड्रॉ तो किसी छोटे मोहल्ले की टोटल बिजली के बराबर लगता है मुझे। हाँ बिल्कुल। 60 HP का 80 एम्पेयर FLC दिखा रहा है टेबल, 65 HP का 87 एम्पेयर, 70 HP का 94 एम्पेयर और आखिर में 75 HP की मोटर जो प्योर 100 एम्पेयर का करंट ड्रॉ करती है। 100 एम्पियर लगातार। इस पूरे आखिरी ग्रुप के लिए सबसे लार्जेस्ट ब्रैकेट दिया गया है 66 से 110 एम्पेयर का। मतलब 100 एम्पेयर का कंटिन्यूसली किसी छोटी सी बायोमेटालिक स्ट्रिप से पास होना अपने आप में एक एक्सट्रीम फिजिक्स है। उस लेवल पर हार्डवेयर की जो इंजीनियरिंग होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा रोबस्ट होती है, काफी एडवांस्ड। लेकिन OLR की जो थर्मल लिमिटेशंस है ना, वो वहीं पर अपनी फिजिकल बाउंड्रीज को हिट करती हैं। ठीक है। और यही कारण है कि इन सोर्स डॉक्यूमेंट्स में प्रोटेक्शन की बात सिर्फ OLR पे आकर खत्म नहीं होती। ओह, और भी कुछ है? हाँ, अगर आप ध्यान दें तो OLR टेबल के ठीक नीचे टेबल 2 दी गई है, जिसमें एक और नया एलिमेंट जोड़ा गया है। कौन सा एलिमेंट? फ्यूज रेटिंग। OLR और फ्यूज को एक साथ मैच करना कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा माना जाता है फील्ड में। वही मुझे भी इस पूरे डॉक्यूमेंट में ना सबसे इलॉजिकल चीज वही लग रही है। इलॉजिकल क्यों? देखिए, इस टेबल 2 के नंबर्स को ध्यान से देखिए, इसका मैथमेटिक्स टोटली बिखरा हुआ लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि हमने अभी इतना लंबा डिस्कशन किया कि भाई अगर FLC 11 एम्पेयर है तो उसकी लिमिट के एग्जैक्टली आसपास यानी 12 या 13 एम्पेयर पे ही गार्ड को सेटिंग करनी है, ताकि 1 एम्पेयर का भी नुकसान ना हो सिस्टम को। हाँ, ये हमने भी एस्टैब्लिश किया। लेकिन उस 9 से 15 एम्पेयर की रेंज वाले OLR के ठीक बगल में टेबल 2 में लिखा है कि मैक्स फ्यूज रेटिंग 50 एम्पेयर होनी चाहिए। सही पढ़ रही हैं आप। तो अगर मोटर 11 एम्पेयर लेती है और हमने फ्यूज 50 एम्पेयर का लगा दिया, तो फ्यूज के करंट रोकने से पहले तो पूरा का पूरा सिस्टम कब का भस्म हो चुका होगा ना। ये इतना बड़ा गैप किस लॉजिक से जस्टिफाई हो रहा है वहाँ? देखिए, ये गैप दिखने में अजीब लगता है, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि हम यहाँ 2 अलग-अलग तरह के खतरों से डील कर रहे हैं और उन दोनों खतरों की स्पीड बिल्कुल अलग है। स्पीड अलग है? हाँ, थोड़ा समझाइए इसको। ध्यान से सुनिए। OLR हमें थर्मल ओवरलोडिंग से बचाता है, यानी जब करंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है और मैकेनिकल ओवरवर्क की वजह से वाइंडिंग धीरे धीरे हीट होती है। ठीक है, स्लोली हीट अप होना। लेकिन फ्यूज का मकसद इस आहिस्ता वाली हीट को हैंडल करना नहीं है। एक मोटर जब रेस्ट पोजीशन से यानी रुकी हुई हालत से स्टार्ट होती है, उसके अंदर के रोटर पर बहुत भारी इनर्शिया होता है। हाँ, उसको घुमाने के लिए ज्यादा ताकत चाहिए पहले। बिल्कुल। शुरुआती 2 या 3 सेकंड में अपने FLC का करीब 5 से 6 गुना ज्यादा करंट अचानक से खींचती है सप्लाई से। 5 से 6 गुना ज्यादा? हाँ, इसे टेक्निकल लैंग्वेज में इन रश करंट या स्टार्टिंग करंट कहा जाता है। ओह, तो मतलब वो 11 एम्पियर की मोटर स्टार्ट होने के उन चंद सेकंड्स में लगभग 50 से 60 एम्पियर तक पावर ड्रॉ कर रही होती है लाइन से। प्रिसाइसली। अब आप सोचिए, अगर वहां 15 एम्पियर या 20 एम्पियर का फ्यूज लगा दिया गया OLR की तरह, तो मोटर जैसे ही स्टार्ट होगी, इनरश करंट आएगा और वो फ्यूज मिली सेकेंड्स में ब्लास्ट हो जाएगा। अच्छा, तो वो चालू ही नहीं होगी? हाँ, आप मोटर को कभी चालू ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए फ्यूज इतना बड़ा लगाना पड़ता है कि वो